हेलो विद्यार्थियों, आपका अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th-12th के लिए इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में हम लोगों ने जो पहली टॉपिक शुरू की है वह शुरू किया है सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स होता है वाक्यों, अंग्रेजी वाक्यों को आपस में जोड़ने की कला सीखना। तो विद्यार्थियों, हम जो सिंथेसिस का अध्ययन है वो 3 शीर्षकों के अंतर्गत करते हैं, जो हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं। पहला शीर्षक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी कई साधारण वाक्यों को मिला करके हम एक साधारण वाक्य बनाना सीखते हैं। दूसरी जो नियम है, शीर्षक है, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कई साधारण वाक्यों को मिला करके एक मिश्रित वाक्य बनाना सीखते हैं। और तीसरा शीर्षक जो इसका सिंथेसिस का है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, यानी कई साधारण वाक्यों को मिला करके एक जो है संयुक्त वाक्य बनाना सीखते हैं। इन तीनों शीर्षकों के अंतर्गत जो हमने पहला शीर्षक शुरू किया है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना। इससे पहले हम लोग इसके शीर्षक के अंतर्गत जो है 3 नियम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके वाक्य को कैसे जोड़ सकते हैं, पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, उनका प्रयोग कैसे करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि इन्फिनेटिव का प्रयोग करके वाक्यों को कैसे जोड़ सकते हैं। और तीसरा हमने अध्ययन कर लिया है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम लोग वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं और कब जोड़ते हैं। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह रूल नंबर 4 इस शीर्षक के अंतर्गत, वह नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, यानी इसका इस तरह के नियम से वाक्यों को तब जोड़ते हैं जब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में, या दोनों वाक्यों में, यानी दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में हो, या दोनों वाक्य में कोई ऐसे दो नाउन्स होंगे जो एक दूसरे की समानता रखते हैं। अर्थात वह नाउन दूसरे नाउन के लिए और पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए आया होगा। दूसरा, ये फ्रेज इन अपोजिशन, यानी फ्रेज अंग्रेजी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो अपना अर्थ स्वतंत्र रखते हैं, और यह जो फ्रेज होगा वह दोनों वाक्यों में से किसी एक नाउन के लिए समानता रखता होगा। अर्थात दोनों का पद समान होता है। तो आइए बिना विलंब किए हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे विद्यार्थियों, हमने जो है पहला उदाहरण ले रखा है कि सुरेश इज अ टीचर, सुरेश एक अध्यापक है। ही इज वेरी जेंटल, वह बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, बहुत ही भद्र पुरुष है। तो आप देख सकते हो ये सुरेश और यह और टीचर दोनों एक ही व्यक्ति के लिए हैं। सुरेश ही टीचर है और टीचर ही क्या है, सुरेश है। तो इस तरह से अगर दो समान नाउन एक ही व्यक्ति को बताते, एक ही चीज की ओर इंगित करते हैं, अर्थात सुरेश ही टीचर है और टीचर ही क्या है, सुरेश है। तो ये दोनों नाउन जो है एक ही चीज बता रहे हैं, यानी सुरेश को ही टीचर बताया जा रहा है और टीचर को ही क्या बताया जा रहा है, सुरेश। तो ये दोनों शब्द हुए क्या, नाउन यानी अपोजिशन, यानी नाउन मतलब अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब दोनों जो है समान पद रखते हैं, समान अर्थ रखते हैं। तो इनसे वाक्य को कैसे जोड़ेंगे, जरा देखिए। मैं इनको जोड़ता हूं, 2-4 वाक्य आपको जो से जोड़ के दिखाऊंगा तो यह नियम समझ में आ जाएगा। तो ये सुरेश और दोनों ये समान रखते हैं, तो हम क्या करेंगे, सुरेश और जिसको अपोजिशन में रखेंगे उन्हें 2 कामा के बीच में रखेंगे, यानी सुरेश और टीचर। सुरेश जो अध्यापक है कामा कर देंगे और यहां से क्रिया से उठा के लिखेंगे, चूंकि ही सुरेश के लिए ही आया है तो इसलिए जब कर्ता हमारा यहां लिख लिए तो यहां हमें ही लिखने की जरूरत नहीं है। ही वेरी जेंटल। तो आप देख सकते हो सुरेश और टीचर इज वेरी जेंटल। तो ये जो 2 वाक्य थे ये आपस में जुड़ गए। आइए कुछ और उदाहरणों के साथ हम इसे और अच्छे से समझते हैं। तो अगला एग्जाम्पल्स जो हम लेके आए हैं वह देखिए कि वाक्य जो सेपरेट वाक्य है, रवि वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी रवि कक्षा का सबसे होनहार या सबसे अच्छा लड़का था। ही वॉज द मॉनिटर, वो मॉनिटर था। तो अब जरा देखिए दोनों वाक्यों में कोई ऐसा शब्द है जो दोनों एक दूसरे के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। तो अब ध्यान से अगर दोनों वाक्यों को देखेंगे तो जो रवि है वही क्या था, मॉनिटर था, और जो मॉनिटर है वही क्या है, रवि है।
तो यह रवि के लिए ही ये मॉनिटर शब्द का प्रयोग किया गया है, और मॉनिटर ही क्या है, रवि है। तो ये दोनों अपोजिशन में, ये दोनों अपोजिशन में यानी समान पद रखते हैं और समान अर्थ रखते हैं। तो इन दोनों शब्दों को हम क्या करेंगे, पास पास रखेंगे, और जिसे अपोजिशन में रखेंगे उसको दो कामा के बीच में लिखते हैं। आइए मैं जोड़ के दिखाता हूं इसे आपको। जैसे रवि हमने लिखा कामा, द मॉनिटर, और इसे फिर कामा से हमने क्या किया, अलग कर दिया। अब यहां क्रिया से उठा के लिख लेंगे। अब ये इस क्रिया का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहां आ गया, और जो ही है वही रवि है, तो रवि को हमने पहले ही ले लिया। तो यहां से रखेंगे वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो आप देख सकते हो कि रवि और द मॉनिटर ये दोनों हो गए क्या, नाउन अपोजिशन। ये क्या है, नाउन अपोजिशंस में है। अभी मैं फ्रेज के अपोजिशंस भी आपको दिखाता हूं। आइए कुछ और उदाहरणों के साथ इसे और अच्छे से समझते हैं। अगला उदाहरण हमने जो तीसरा उदाहरण ले रखा है वो देखिए, टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, यानी टैगोर गीतांजलि के लेखक थे। ही वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, वह बंगाल के सबसे बड़े कवि थे। तो आप देख सकते हैं कि दोनों वाक्यों में कुछ न कुछ ऐसे शब्द होंगे जो एक दूसरे के अपोजिशंस में होंगे, एक दूसरे के अर्थ में समानता रखते होंगे, पद में समानता रखते होंगे। जरा देखिए यहाँ पर टैगोर ही क्या है, द ऑथर ऑफ गीतांजलि। तो ऑथर ऑफ गीतांजलि और टैगोर दोनों एक ही बात बता रहा है। दूसरी यहाँ देखिए, और ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, और जो महान कवि हैं, जो सबसे बड़े कवि हैं बंगाल के, वो कौन है, टैगोर ही है। तो यहाँ आप देख सकते हो एक, दो, और यहाँ एक तीसरा जो शब्द है यह भी इनकी समानता रखता है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए कि तीन तीन या चार चार शब्द समानता रखते हों, तो वहां पर एक को पोजीशन में रखेंगे, शेष को वैसे ही रहने देंगे। आइए करके मैं दिखाता हूं पहले आपको। जैसे आप देखो, कंबाइन में कर रहा हूं इसको। मैंने लिखा टैगोर, ठीक, अब इसी को मैं पोजीशन में कर लेता हूं, क्योंकि यह भी तो टैगोर के लिए आया है। तो कामा द ऑथर ऑफ गीतांजलि, ठीक, कामा हमने कर दिया इसको। अब यहां क्रिया से उठा के लिख देंगे वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। तो ये हो गया आपका टैगोर द ऑथर ऑफ गीतांजलि कामा वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। या आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। अगर हम इस वाक्य को थोड़ा सीधा कर दें, जहां पे वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। अब मैं चाहूं तो इसको दूसरे तरीके से भी बना सकता हूं। आप देख सकते हो ये टैगोर के लिए यह ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल आया है, ये टैगोर के लिए है, यहाँ बंगाल है, ऑफ बंगाल है। तो आप देख सकते हो कि ये टैगोर के लिए ही, और ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल कौन है, टैगोर ही है। तो हम इसको भी अपोजिशन में रख सकते हैं, यानी इसको ऐसे भी बना सकते हैं, टैगोर अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। अब ये कामा कर देंगे। अब यहां किस क्रिया से लिखेंगे, वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। तो आप देख सकते हैं कि हम इस वाक्य को दो तरह से जोड़ सकते हैं। तो किन्हीं किन्हीं वाक्यों में आपको ऐसे मतलब अपोजिशन के रूप में जो शब्द होंगे वह दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो आप दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे उसको अपोजिशन में बना लीजिए और शेष की क्रिया से उठा के लिख दीजिए। जैसे मैंने क्या किया, इसको अपोजिशन में रखा, इस क्रिया से उठा के लिख दिया। दूसरी बार मैंने क्या किया, इसको और इसको अपोजिशन में रखा और इसकी क्रिया से उठाकर
मैंने लिख दिया। तो इस तरह से जो है नाउन या फ्रेज इन अ पोजीशन का प्रयोग करके हम लोग वाक्यों को जोड़ते हैं। अब क्या बता सकते हो, द ऑथर ऑफ गीतांजलि, ये भी एक फ्रेज है। और ग्रेट ऑफ पोएट, ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, ये भी एक फ्रेज है। तो ये हो गया ना फ्रेज इन अ पोजीशन में। आइए और कुछ उदाहरणों के साथ हम इसे समझते हैं। तो विद्यार्थियों, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेके आए हैं, माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब इन दोनों वाक्यों में ध्यान से देखिए, कोई दो ऐसे नाउन जरूर होंगे जो एक ही चीज की बात कर रहे होंगे, या एक ही वस्तु की, या एक ही स्थान की, या एक ही व्यक्ति की बात कर रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि माई ब्रदर के लिए कोई ऐसा शब्द नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ जरा दिल्ली देखिए, जो दिल्ली है उसके लिए दिल्ली क्या है, द कैपिटल ऑफ इंडिया है, और द कैपिटल ऑफ इंडिया ही क्या है, दिल्ली है। तो ये दोनों शब्द अपोजिशंस में है, मतलब दोनों अर्थ में समानता रख रहे हैं। तो इन्हीं को जो है, ये कोई मानी नहीं रखता कि इधर ही मिल जाए, आपको ऑब्जेक्ट भी अपोजिशन में हो सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आप कंबाइन करेंगे इसको कैसे, माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली, और दिल्ली क्या है आपका, द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसके बगल में अपोजिशन में रख देंगे द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इस तरह से यह वाक्य जुड़ गया। आइए कुछ और उदाहरणों के साथ इसे समझते हैं। तो अगला एग्जांपल हमने लिखा है बाबू कि राणा प्रताप वाज अ ब्रेव वॉरियर, राणा प्रताप वाज अ ब्रेव वॉरियर, ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़। तो आप देख सकते हो, ध्यान से जरा देखेंगे तो राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़, यानी राणा प्रताप ही द किंग ऑफ मेवाड़ थे, और द किंग ऑफ मेवाड़ जो है राणा प्रताप के लिए आया है। और यहाँ देखिए एक शब्द और आपको दिखाई देगा, अ ब्रेव वॉरियर, यानी अ ब्रेव वॉरियर किसके लिए आया है, राणा प्रताप के लिए। और राणा प्रताप ही क्या, एक ब्रेव वॉरियर थे, एक महान योद्धा थे, बहुत बहादुर थे। तो आप देख सकते हैं 1, 2 और यहाँ 3, ये सब देख सकते हैं, ये फ्रेज इन अपोजिशन में फ्रेज है, और इसको अपोजिशन में रखा जा सकता है, एक इसको भी रखा जा सकता है। तो राणा प्रताप के साथ चाहे मैं इसको पोजीशन में रख दूं, चाहे इसको पोजीशन में रख दूं, जिसको भी मैं पोजीशन में रखूंगा तो दूसरे वाली की क्रिया से लिखना शुरू करूंगा। यदि मैं इसको पोजीशन में रखूंगा इस वाली क्रिया से लिख लूंगा, यदि मैं इसको पोजीशन में रखूंगा तो इस वाली क्रिया से लिख लूंगा। तो इस तरह से नाउन या फ्रेज इन द पोजीशन का प्रयोग करके वाक्यों को जोड़ते हैं। आइए मैं इसको जोड़ करके आपको दिखाता हूँ। ये हो गया राणा प्रताप, अब मैं इसको पोजीशन में रखूं तो कामा अ ब्रेव वॉरियर, और यहां से कामा कर देंगे। अब वाज द किंग ऑफ मेवाड़ से लिख लेंगे, वाज द किंग ऑफ मेवाड़। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने जब इस सब शब्दों को इसके साथ राणा प्रताप के साथ पोजीशन में रखा तो इसकी क्रिया से मैंने लिखना शुरू किया। अब मैं इसी को दूसरे ढंग से भी बना सकता हूं कि इसको पोजीशन में रखूंगा और इसकी क्रिया से लिखना शुरू करूंगा, यानी राणा प्रताप, ठीक है, कामा कर देंगे द किंग ऑफ मेवाड़, किंग ऑफ मेवाड़, कामा से अलग कर दिए। अब इसकी क्रिया से उठा कर लिखिए वाज अ ब्रेव वॉरियर, वाज अ ब्रेव वॉरियर। तो आप देख सकते हो कि आपका जो ये वाला वाक्य यह भी सही है और ये वाला वाक्य यह भी सही है। तो अगर किसी दो वाक्यों में एक से अधिक यदि अपोजिशंस मिलते हैं, समान अर्थ रखने वाले जो शब्द मिलते हैं या फ्रेज मिलते हैं, तो उनमें किसी दो को अपोजिशन में रख लेते हैं और शेष की क्रिया से उठा करके लिख देते हैं। तो आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं ताकि यह टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो विद्यार्थियों, अगला जो एग्जाम्पल हमारा है वह है महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। अब जरा देखिए,
जो महात्मा गांधी जी थे वह एक महान नेता थे, यानी यह जो अ ग्रेट लीडर है वो महात्मा गांधी के लिए ही आया है। दूसरे वाक्य में देखें, द फादर ऑफ नेशन कौन है? महात्मा गांधी हैं। तो ये द फादर ऑफ नेशन है जो कि एक फ्रेज है, वह किसके लिए आया? महात्मा गांधी के लिए आया। तो इन दोनों वाक्यों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों वाक्यों में जो है महात्मा गांधी और ग्रेट लीडर, द फादर ऑफ नेशन, तीन ऐसे जो फ्रेज और हैं जो महात्मा गांधी की समानता रखते हैं। तो हम दोनों में से किसी एक को इनके साथ अपोजिशन में रख देंगे और शेष की क्रिया से लिख लेंगे। तो आइए मैं कंबाइन करके दिखाता हूं आपको कैसे लिखेंगे। महात्मा गांधी, अब इसको अगर अपोजिशन में रखोगे आप तो लिख सकते हो, थोड़ा नीचे लिखते हैं, गांधी कामा करके और ग्रेट लीडर कामा is called the father of the nation, is called the father of the nation। तो आप देख सकते हैं महात्मा गांधी और ग्रेट लीडर इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। अब यदि इसे आप चाहें तो दूसरे ढंग से भी जोड़ सकते हैं, यानी महात्मा गांधी, अब यहां देखो, यहां द फादर ऑफ नेशन लिख सकते हो अपोजिशन में, द फादर ऑफ द नेशन, और यहां का मसला कर दो। अब इसकी क्रिया से लिख लो, वाज अ ग्रेट लीडर, वाज अ ग्रेट लीडर। तो इस तरह से हमने कुछ उदाहरणों की सहायता से जो रोल नंबर 4 था, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन, यानी किसी नाउन को अपोजिशन में रखना या किसी फ्रेज को नाउन के साथ अपोजिशन में रख करके वाक्यों को जोड़ना। तो आप देख सकते हो कि इससे वाक्यों को तभी जोड़ेंगे जब कोई नाउन और इधर कोई, दोनों वाक्यों में से कोई, इसी वाक्य में भी हो सकता है, दूसरे वाले में भी हो सकता है, तो दोनों वाक्यों में से कोई नाउन हो या फ्रेज हो जो इसकी समानता रखता हो, तो तब इसके बगल में हम दो कामा के बीच में उस शब्द को रखते हैं और दूसरे वाले वाक्य की क्रिया से लिख लेते हैं। यदि दो से अधिक समानता रखने वाले शब्द हैं तो किसी एक को पोजीशन में रखते हैं और दूसरे की क्रिया से लिखते हैं, या इसके पोजीशन को रख दिए तो हमने इसकी क्रिया से लिख दिया, तो भी ये वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं कम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना, आज अपना जो है रूल नंबर 4 हमने आपको बताया। तो यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हूँ तो निश्चित तौर से आप एक्सरसाइज करिएगा अपनी बुक से, और उसके बाद अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मैं उस सभी चीज़ों का सलूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो निश्चित तौर से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और साथ ही आप लाइक का बटन दबाइए, अपने मित्रों में शेयर करिएगा ताकि कंटिन्यू मेरा उत्साहवर्धन हो, मैं इसी तरह से आपको ग्रामर पढ़ाता रहूं। तो मैं वादा आपसे करता हूं कि मैं पूरा का पूरा आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा। ये तो केवल इंटर लेवल की ग्रामर है, मैं 9th 10th यानी हाई स्कूल तक के लेवल की भी आपको पूरा का पूरा ग्रामर पढ़ाऊँगा। लेकिन आपसे निवेदन है कि भाई आप मेरा सहयोग बनाए रखें और साथ में मेरा उत्साहवर्धन करते रहें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और फिर हम लोग एक नई टॉपिक सिंथेसिस के अगले रूल के साथ हम लोग इसमें मिलेंगे और देखेंगे कि वह रूल क्या कहता, वह नियम क्या कहता, उससे वाक्यों को हम कैसे जोड़ सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।